नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से। आज हम प्राध्यापक व्याख्याता श्रेणी यानी फर्स्ट ग्रेड के भूगोल विषय के स्नातकोत्तर स्तर में जोन ऑफ अर्बन इन्फ्लुएंस यानी नगर प्रभाव क्षेत्र यानी अमलैंड के प्रिंसिपल पर बात करेंगे। आज पूरे 3 विधियां जो सिद्धांतिक विधियां हैं उस पर भी, और जो बाकी विधियां हैं कि नगर प्रभाव क्षेत्र किस प्रकार से बनता है, कैसे वो कार्य करता है, किन किन विद्वानों ने इस पर योगदान दिया है, इस पूरी वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। तो आज शुरू करते हैं नगर प्रभाव क्षेत्र। तो पहली बात, नगर प्रभाव क्षेत्र होता क्या है? नगर प्रभाव क्षेत्र होता क्या है? तो किसी भी नगर के चारों ओर का क्षेत्र, उसमें ग्रामीण परिवेश भी शामिल हो सकता है। तो किसी भी नगर के चारों ओर का क्षेत्र, चाहे वो ग्रामीण हो, उसे नगर प्रभाव क्षेत्र कहते हैं। मान लीजिए ये कोई नगर है और इस नगर के चारों ओर का गोलाकार या वर्ताकार क्षेत्र क्या कहलाता है? नगर प्रभाव क्षेत्र कहलाता है। इसको एक और बिंदु से भी समझ सकते हैं कि नगर के केंद्र से अंतिम दूरी पर स्थित वह व्यक्ति जो नगर की सेवाओं से लाभान्वित होता है, वो अंतिम व्यक्ति जो नगर में सेवाएं लेने के लिए आ रहा है, कोई वस्तु परचेज करने के लिए आ रहा है, उस पर निर्भर है उस नगर पर, तो वो अंतिम व्यक्ति की दूरी जो है वो उसका नगर प्रभाव क्षेत्र व्यक्त करेगी। तो नगर के चारों ओर का क्षेत्र जिसका नगर से घनिष्ठ संबंध भी रहता है वो नगर प्रभाव क्षेत्र कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे, नगर के चारों ओर का, नगर के चारों ओर का क्षेत्र जिसका नगर से घनिष्ठ संबंध रहता है नगर प्रभाव क्षेत्र कहलाता है। या हमने बात की कि वो अंतिम व्यक्ति जो नगर में सेवाएं लेने के लिए आएगा, उससे अंतिम दूरी पर स्थित, वो उसके नगर प्रभाव क्षेत्र में शामिल होगा। पहले इस बात पर ध्यान देंगे। दूसरा, सबसे पहले नगर प्रभाव क्षेत्र यानी अमलैंड शब्द का प्रयोग, अमलैंड शब्द का प्रयोग आंद्रे एलिक्स ने किया सन 1914 में। ध्यान रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि नगर प्रभाव क्षेत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया? तो उत्तर है आंद्रे एलिक्स ने सन 1914 में सबसे पहले नगर प्रभाव क्षेत्र के लिए अमलैंड शब्दावली का प्रयोग किया। तो अमलैंड शब्दावली को ध्यान रखेंगे। इसके बाद में 1937 में ग्रिफिथ टेलर, 1937 में विटलसी, 1937 में विटलसी ने, और बाद में ग्रिफिथ टेलर ने भी सन 1949 में इस शब्दावली का प्रयोग किया है। तो ध्यान रखेंगे, 3 विद्वानों ने इस शब्द का प्रयोग किया है। सबसे पहले 1914 में आंद्रे एलिक्स ने, फिर 1937 में डरवेंट विटलसी ने, और फिर 1949 में ग्रिफिथ टेलर ने इस शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग किया गया है। तो ये 3 विद्वान हम ध्यान रखेंगे हर हाल में। आगे, भारत में सबसे पहले प्रयोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले प्रयोग 1955 में रामलोचन सिंह ने किया। रामलोचन सिंह, RL सिंह ने, ध्यान रखेंगे, और इन्होंने वाराणसी का प्रभाव क्षेत्र बताया है। बात करेंगे इस पे डिटेल से। तो भारत में सबसे पहले 1955 में, 1955 में सबसे पहले इस शब्दावली का प्रयोग रामलोचन सिंह ने किया है, और विश्व में किसने किया है? 1914 में आंद्रे एलिक्स ने किया है। ध्यान रखेंगे।
अब इसके लिए बहुत से अन्य शब्द भी प्रयोग किए गए। किसी ने पृष्ठ प्रदेश, किसी ने ग्रीन प्रदेश, किसी ने ग्रामीण नगर सातत्य, काफी सारे शब्दों का प्रयोग किया। हम एक एक व्यक्ति पर बात करेंगे कि किसने किस किस शब्द का प्रयोग किया है। इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए ये HFW ग्रीन ने, HFW ग्रीन नामक एक विद्वान है, इन्होंने इसके लिए नगरीय पृष्ठ प्रदेश, अर्बन हिंटरलैंड, अर्बन हिंटरलैंड शब्दावली का प्रयोग किया है। ए स्मेल्स और EW गिलबर्ट ने, ए स्मेल्स व EW गिलबर्ट ने नगरीय प्रदेश, इसको बोलते हैं अर्बन फील्ड, अर्बन फील्ड शब्दावली का प्रयोग किया है। ध्यान रखेंगे इस बात को। डिकिंसन ने नगर प्रदेश, सिटी रीजन, सिटी रीजन शब्द का प्रयोग किया है डिकिंसन ने। और इसे कैचमेंट एरिया, इसे कैचमेंट एरिया, मार्केट एरिया, ट्रेड एरिया भी कहा जाता है। तो कुछ ये विद्वान ध्यान रखेंगे। ग्रीन ने नगरीय पृष्ठ प्रदेश, गिलबर्ट और स्मेल्स ने नगरीय प्रदेश और डिकिंसन ने नगर प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया है। नगर प्रभाव को कैचमेंट एरिया, मार्केट एरिया, ट्रेड एरिया भी कहते हैं। सर्वप्रथम प्रयोग 1914 में आंद्रे एलिक्स ने, 1937 में डरवेंट विटलसी ने और 49 में ग्रिफिथ टेलर ने इसका प्रयोग किया। भारत में सबसे पहले इसका प्रयोग 1955 में राम लोचन सिंह ने किया। होता क्या है नगर प्रभाव प्रदेश कि नगर के चारों ओर का क्षेत्र जिसका नगर से घनिष्ठ संबंध है, जो उसको सेवाएं या अन्य वस्तुएं उपलब्ध करवाता है, या नगर के केंद्र से अंतिम दूरी पर स्थित वो व्यक्ति जो नगर की सेवाओं से लाभान्वित हो रहा है, वो नगर का प्रभाव क्षेत्र कहलाता है। ये सामान्य जो विवरण है इसका, उस पर ध्यान रखेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात हम इस चीज पर समझेंगे, दूरी प्रभाव क्षेत्र। एक लो है दूरी प्रभाव क्षेत्र, यानी जैसे जैसे नगर के केंद्र से इसकी दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नगर का प्रभाव क्षेत्र कम होता जाएगा। तो दूरी क्षय का नियम भी नगर प्रभाव क्षेत्र पर लागू होता है। एक अच्छा लो है, हम इसे ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे केंद्र से दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे नगर का प्रभाव क्षेत्र क्या होता जाता है, कम होता जाता है। वैसे इसके आसपास का एरिया आपूर्ति के लिए, कोई भी चीज की सप्लाई के लिए और सेवाओं के लिए यानी सर्विस के लिए अपने नगर पर निर्भर रहता है। नगर का प्रभाव क्षेत्र नगर पर या तो उससे वो आपूर्ति कराएगा कोई चीज की, या वो उससे सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। सेवाओं में परिवहन, चिकित्सा, शिक्षा कुछ भी हो सकती है, अखबार भी हो सकता है, दुग्ध आपूर्ति भी हो सकती है, फूल, सब्जियां, सभी प्रकार की वस्तुएं। और दूसरा आपूर्ति या सेवाएं, किसी भी प्रकार की चीजों का। ये सामान्य जो विवरण है नगर प्रभाव क्षेत्र का, वो कुछ इस प्रकार से है, अमलैंड प्रिंसिपल का। आगे बात करते हैं नगर प्रभाव क्षेत्र की सैद्धांतिक गतिविधियां, और इसमें 3 लॉ पर बात करेंगे हम। तो नगर प्रभाव क्षेत्र की सैद्धांतिक गतिविधियां कौन कौन सी हैं,
इन पर चर्चा करेंगे। तो कुल 3 नियम है। पहला है कैरी का गुरुत्व मॉडल। दूसरे पे चर्चा करते हैं, वो है रैली का फुटकर नियम। रैली का फुटकर नियम। और नंबर 3 है पीडी कन्वर्स का अलगाव बिंदु नियम। 3 प्रिंसिपल है। ग्रेविटेशनल मॉडल है पहला, ग्रेविटेशनल मॉडल है। दूसरा है रिटेल ग्रेविटेशनल मॉडल। रिटेल ग्रेविटेशनल मॉडल। और तीसरा है ब्रेकिंग पॉइंट कॉन्सेप्ट। ब्रेकिंग पॉइंट कॉन्सेप्ट। 3 है, ध्यान रखेंगे हम। पहला नियम 1858 में दिया कैरी ने, 1858 में। रैली का फुटकर नियम 1931 में। और कन्वर्स का अलगाव बिंदु नियम 1949 में। तो 3 जो प्रमुख नियम है, पहला कैरी का गुरुत्व मॉडल 1858 में, दूसरा रैली का फुटकर नियम 1931 में, और फिर पीडी कन्वर्स का अलगाव बिंदु नियम जो है 1949 में, ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी। अब इन तीनों थ्योरीज में या तो हमसे मैथमेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, कई बारी आप नेट के एग्जाम में देखेंगे ऐसा बहुत बार प्रश्न जो है इस पर आया है। दूसरा, या इनके सूत्र में किसी एक का मान पूछ लेगा कि 3 दिया होगा तो आपसे 1 पूछा जाएगा, या सीधा सूत्र ही पूछ लिया जाता है। ये सूत्र किससे संबंधित है? प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती के लिए आपको परिभाषा याद रखनी है। लिखा सीधी परिभाषा लिखी आएगी, पूछा जाएगा ये नियम किससे संबंधित है। तो हम तीनों चीजों पर बात करेंगे। तो हम सबसे पहले लॉ पर बात करते हैं, कैरी का गुरुत्व मॉडल। चलिए, अभी बात की कब दिया गया? 1858 में दिया गया। तो कैरी का गुरुत्व मॉडल 1858 में दिया गया। पहले सूत्र देखते हैं। I इजिकल टू P1 इंटू P2 बटे में D। पहले सूत्र के बिंदु समझेंगे। I का मतलब उस दूरी से है जहां तक उस नगर का प्रभाव क्षेत्र है, या 2 नगरों के बीच वो बिंदु जिससे इस नगर का प्रभाव क्षेत्र इस नगर के प्रभाव क्षेत्र से अलग होता है। यहां P1 है प्रथम नगर की जनसंख्या, P1 है प्रथम नगर की जनसंख्या, P2 है द्वितीय नगर की जनसंख्या, और D है दोनों के बीच दूरी। दोनों के बीच दूरी। तो कैरी का गुरुत्व मॉडल ये है। और कैरी का गुरुत्व मॉडल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर बेस है भी ये, ध्यान रखेंगे। कैरी का मॉडल कहता क्या है? वो कहता है कि किसी भी नगर का प्रभाव क्षेत्र उन दोनों नगरों की जनसंख्या के समानुपाती और उसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी प्रभाव क्षेत्र दोनों नगरों की जनसंख्या के तो क्या होगा? समानुपाती होगा, परंतु दूरी के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती
होगा। ये कैरी की नियम की परिभाषा है, ध्यान रखें, फिर से सुनेंगे। किसी भी नगर का प्रभाव क्षेत्र उन दोनों नगरों की जनसंख्या के समानुपाती और उसकी दूरी के, दोनों नगरों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सूत्र आपको दिख रहा है बिल्कुल सामने, ऐसा इसका नियम है। अब मैं मान लीजिए दो नगर हैं, एक नगर है ए और एक नगर है बी और एक नगर है सी, तीन नगर हैं। इनकी मान लो कोई भी जनसंख्या, इसकी मान लीजिए 5000 जनसंख्या है, इसकी 3000 जनसंख्या है और इसकी जनसंख्या 1000 है। अगर मेरे को इनके बीच में दूरी दिखी हो कि यहां मान लीजिए 30 किलोमीटर है, यहां 20 है और यहां 15 किलोमीटर की दूरी है, तो उस नगर का प्रभाव क्षेत्र कितने एरिया में फैला होगा? तो मान लीजिए मैं ए और बी का ज्ञात करता हूं, तो 5000 गुना में 3000 बटे में दूरी कितनी है? 30। तो ये लिखा जाएगा 50 5 लाख, यानी 50 के दायरे में उसकी जो दूरी है वो इन दोनों के नगर प्रभाव क्षेत्र को शो करती है। ए और बी का प्रभाव क्षेत्र 50 में होगा, ये एक मान है, इसे ऐसे ही ज्ञात करना है। दूसरे पर बात करते हैं, कुछ ऐसे फाइंड होगा ये। चलिए अगला, दूसरा नियम जो है वो है रैली का फुटकर नियम। कब दिया गया? 1931 में। ध्यान रखेंगे, रैली जो है वो टेक्सास विश्वविद्यालय से पढ़ा था, यहाँ का अर्थशास्त्री था और इसने सन 1931 में अपना नगर प्रभाव क्षेत्र का फुटकर नियम दिया। इसका सूत्र क्या है? दो नगरों के प्रभाव क्षेत्र का अनुपात, यानी S1 S2 दो नगरों का प्रभाव क्षेत्र है, इनका अनुपात पहले नगर की जनसंख्या के समानुपाती परंतु दूसरे नगर की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती, परंतु दूरी यहां उल्टी होगी। अभी इस पे पूरी परिभाषा मैं आपको बताता हूं क्या लिखना है, कैसे होगा। इसकी परिभाषा है, रैली के अनुसार किसी भी नगर का प्रभाव क्षेत्र उसकी जनसंख्या के प्रत्यक्ष अनुपात के समानुपाती और दूरी के विपरीत अनुपात के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दोबारा से, जनसंख्या का अनुपात तो प्रत्यक्ष है, P1 ऊपर है, बटे में क्या है? P2, परंतु दूरी का अनुपात उल्टा है, दूरी का अप्रत्यक्ष अनुपात है, उल्टा अनुपात है। तो उनके मध्य की दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपात के समानुपाती होती है। ध्यान रखेंगे, ये बात नोट कर लेंगे कि रैली के अनुसार किसी स्थान पर व्यापार की मात्रा, किसी स्थान पर व्यापार की मात्रा नगरों की जनसंख्या के प्रत्यक्ष अनुपात, नगरों की जनसंख्या के प्रत्यक्ष अनुपात में तथा नगरों के मध्य की दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपात में होती है। ये कुल कोटेशन है इसकी। वही S1 नगर 1 का प्रभाव क्षेत्र बटे नगर 2 का प्रभाव क्षेत्र, P1 नगर 1 की जनसंख्या, P2 नगर 2 की जनसंख्या, D2 दूरी इन दोनों नगरों के बीच में।
यहां भी वही बात, 3 कस्बे होंगे भी, ए बी और सी। तो 2 के बीच में किसी भी नगर का प्रभाव क्षेत्र आप ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा है पीडी कन्वर्स का अलगाव बिंदु नियम। कब दिया गया? 1949 में। ध्यान रखेंगे पीडी कन्वर्स ने रैली के फुटकर नियम में थोड़ा सा सुधार किया है। रैली के फुटकर नियम में सुधार किया है पीडी कन्वर्स ने। इसका सूत्र ध्यान रखेंगे, B इक्वल टू D बटे में 1 प्लस अंडरवुड में P1 बटे P2। ये जो लो है ये बिल्कुल 2 नगरों के बीच में उस बिंदु को बताएगा जहां पर इनका प्रभाव क्षेत्र ब्रेक होगा। तो ये वो तो 3-3 नगरों पर स्थित है या 3 या उससे अधिक नगरों पर, परंतु ये 2 नगरों पर स्थित है। इसमें एक नगर की जनसंख्या दूसरे नगर की जनसंख्या और इनके बीच में इनकी दूरी बिल्कुल एग्जैक्ट वो बिंदु जहां से नगर का प्रभाव क्षेत्र अलग होगा। तो बात करते हैं क्या है ये, ठीक है, ये इस प्रकार से है। तो वही बात ये कहता है कि किसी भी नगर का प्रभाव क्षेत्र उसकी दूरी के तो समानुपाती होता है, परंतु उनकी जनसंख्या के रूट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये ध्यान रखेंगे आप एक तो। अब इसमें है क्या, मान लीजिए इस नगर की जनसंख्या 500 है, इस नगर की संख्या 1000 है और इनके बीच में दूरी मान लीजिए 10 किलोमीटर है। बाकी जनसंख्या सेट करनी पड़ेगी सूत्र के हिसाब से। D बटे में 1 प्लस अंडरवुड में 1000 बटे 500, तो B बराबर D का मान 10 है बटे में 1 प्लस अंडरवुड में कितना आएगा 2, तो 1.41, 10 में लगभग 2.414 का भाग देंगे तो ये लगभग 4 पॉइंट कुछ के आसपास आएगा। इधर से 4 पॉइंट कुछ के आसपास जो है वो ब्रेकिंग पॉइंट स्थित होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद में ये 3 नियम थे नगर प्रभाव क्षेत्र के। क्या है नगर प्रभाव क्षेत्र और किस किस बिंदु पर ये काम करता है। 3 नियम पर बात की, तीनों के सूत्र और तीनों के बीच में ये प्रमुख बातें। अब हम एक बात करेंगे कि नगर प्रभाव क्षेत्र के मापन की अनुभवनात्मक विधियां कौन सी हैं। अभी हमने सिद्धांतिक विधियों पर बात की, अभी अनुभवनात्मक विधियों पर बात करेंगे। ध्यान रखेंगे इन विधियों को गुणात्मक विधियां भी कहते हैं। इन विधियों को गुणात्मक विधियां भी कहते हैं। आपने जो रामलोचन सिंह का भारत में पहली बार नगर प्रभाव क्षेत्र शब्द का जो प्रयोग किया है वो इसी विधियों पर आधारित है। हम बात करेंगे इस पर, क्या है ये, हम इस पर बात करेंगे कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है। चलिए, इस दिशा में अनुभवनात्मक विधियों पर पहला प्रयास डिकिंसन ने सन 1930 में किया। डिकिंसन ने कब किया? 1930 में किया। नगर थे लीड्स और ब्रैडफोर्ड। तो लीड्स और ब्रैडफोर्ड नगरों के में सबसे पहले डिकिंसन ने इस विधि का प्रयोग किया गया। इसके बाद में भारत में तो भारत में सबसे पहले यह प्रयास 1955 में रामलोचन सिंह ने किया गया और रामलोचन सिंह ने वाराणसी का प्रभाव क्षेत्र बताया था। रामलोचन सिंह ने वाराणसी का प्रभाव क्षेत्र बताया था। इसके बाद में रामलोचन सिंह ने 1964 में
इसके बाद में रामलोचन सिंह ने ही भारत में 1964 में बेंगलुरु नगर का प्रभाव क्षेत्र बताया। इसके बाद में भारत में सन 1972 में एस आलम ने हैदराबाद और सिकंदराबाद नगर का प्रभाव क्षेत्र बताया भी। तो भारत में ये 3 प्रभाव क्षेत्र प्रमुख है। सबसे पहले रामलोचन सिंह का प्रभाव क्षेत्र 1955 में वाराणसी का, फिर रामलोचन सिंह का 1964 में बेंगलुरु का, फिर 1972 में एस आलम का हैदराबाद और सिकंदराबाद का। विश्व में इन विधियों पर सबसे पहले डिकिंसन ने 1930 में लीड्स और ब्रैडफोर्ड नगर का प्रभाव क्षेत्र बताया है। अब इसके क्या आधार है? इनको बांटने के आधार क्या है? दुग्ध आपूर्ति, अखबार सेवा, फल सब्जी, परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा, ये कुछ ऐसे प्रभाव क्षेत्र हैं। खाद्यान्न आपूर्ति, व्यापार सेवा, कईयों ने तो बस सेवा के आधार पर भी बताया है। तो ऐसे बिंदुओं के आधार पर नगर का प्रभाव क्षेत्र ज्ञात किया जाता है। तो ये एक टॉपिक था नगर प्रभाव क्षेत्र प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती के लिए। हमसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आएगा, उम्मीद यही करते हैं हम। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।